तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंश्योरेंस। तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जो चीज़ हमने पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिस्टमेटिक ढंग की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंश्योरेंस इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम जो होता है दैट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो दैट वी ऑलरेडी नो एज पर द डेफिनेशन दैट इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस। कोऑपरेटिव डिवाइस का ये मतलब हुआ कि देयर आर सर्टेन पीपल एंड हु आर शेयरिंग द बर्डन ऑफ अदर, or we can say they are sharing the risk of others, so which may fall on the happening of some unforeseen इवेंट्स। अगर कोई अनफोर्सीन अगर इवेंट होता है तो क्या होगा कि द पीपुल हु आर विद इन द कोऑपरेटिव डिवाइस दे विल शेयर द रिस्क अमंग ईच अदर, सच एज डेथ। अगर किसी की अनफोर्सीन इवेंट क्या हो सकता है, जैसे कोई डेथ हो गया, डेथ of the head of family, or on the happening of marine perils or the loss by the फायर। अगर कोई किसी घर में आग लग जाती है, कोई लॉस हो जाता है, तो भाई इट इज अनफोर्सिन इवेंट। और कोई मरीन पेरिल होता है, मरीन पेरिल जो जो कि अनफोर्सिन इवेंट्स जो होते हैं, जो कि रिस्क होता है इन केस ऑफ मरीन, इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, इसको हम बोलते हैं मरीन पेरिल्स। वहां पे जैसे शिप का सिंक हो जाना, शिप का जो है ओशन में डूब जाना, इसे हम कहते हैं मरीन पेरिल्स। ठीक है, तो अगर ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं देन इन दैट सिचुएशन वी आर दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ दैट डिवाइस, दोज हु आर मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव डिवाइस और दैट सिस्टम, दे आर बेसिकली शेयरिंग द रिस्क अमंग ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लॉ का या फिर नेचर ऑफ इंश्योरेंस कहें या कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, दैट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ इंश्योरेंस, दैट पीपल आर शेयरिंग द रिस्क अमंग ईच अदर। नंबर वन। बात आई कि समझ में कि शेयरिंग ऑफ रिस्क क्या है? एनीवन जिसको ये बात ना समझ आई हो तो बता दें, हम फिर से इसको बताएंगे कि व्हाट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क अमंग ईच अदर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। बताइए मतीन। यस सर, आ गया है सर, समझ में आ गया। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस लॉ बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस बहुत सारी चीजें आप लोग पहले से जानते हो, बस थोड़ा थोड़ा हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से जब बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हम जानते ही थे, बस थोड़ा सा उसमें और इजाफा हुआ है। ठीक है, सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोऑपरेटिव डिवाइस। देखिए अब वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट इज रिस्क ऑफ शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड सेकेंड इज कोऑपरेटिव डिवाइस। सो इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टेन रिस्क। अब कोऑपरेटिव फॉर्म क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब वी आर जस्ट कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, देयर आर सर्टेन पीपल एंड दे आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। फॉर एग्जांपल यू हैव ओपन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 5-10 पीपल ने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला, उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो व्हाट डज इट मीन? दे आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे कुछ वो बेनिफिट हासिल करते हैं। सिमिलरली हियर इन इंश्योरेंस आल्सो इट इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस और द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टेन रिस्क। इसका मतलब कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क है। इसका मतलब दे ऑल आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर एंड द रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ। वो जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, वो सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग के क्लास में हमने बताया था कि अगर आप रेलवे से ट्रेवल करते हो तो आप 49 पैसे का इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, दैट इज वन टाइम प्रीमियम, दैट इज entire amount, 49 paisa is the entire amount and that is one time premium. If there is certain risk happened or unforeseen events happen, for example death by accident, अगर ट्रेन का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ ऑकर होती है किसी पैसेंजर की, देन ही विल रिसीव 10 लाख रुपीज एज क्लेम। वो क्लेम जो है इंश्योरेंस का जो पूरा का पूरा क्लेम है वो 10 लाख रुपए उससे मिलता है। व्हाट डज इट मीन? ऑल द पैसेंजर्स हु आर सिटिंग इन द ट्रेन,
जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन में बैठे हैं, ऑल आर शेयरिंग द रिस्क अमंग ईच अदर। वो सारे के सारे पैसेंजर्स क्या करते हैं, आपस में रिस्क फैक्टर को शेयर करते हैं, प्रीमियम को शेयर करते हैं, और अल्टीमेटली 1 पर्सन इज गिवन और 2 पर्सन वाट एवर डेथ आर ऑकर्ड, जितने भी लोगों की डेथ होती है सबको वो पैसा दिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर ट्रेन का एक्सीडेंट हो भाई, हो सकता है हजारों ट्रेन में कोई किसी एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, ऑल द पैसेंजर्स हु आर सिटिंग इन ऑल thousands of trains, they are sharing the risk factor of one train, of one person। एक आदमी को अगर कोई डेथ अगर होती है, then definitely he will receive 10 lakh rupees। So what does it mean, it is a cooperative form of distributing a certain risk over group of person। ठीक है, group of persons जो है वो lakhs of persons are sharing the risk and therefore the premium is very less। जैसे ही नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल कम होंगे प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। So what does it mean, what we understood is that the premium is inversely proportional to the number of persons। Premium is inversely proportional to the number of persons in the cooperative device या cooperative form of distributing certain risk। तो अब देखिए क्या मतलब हुआ कि a large number of persons share the losses arising from the particular risk। तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो है पर्टिकुलर रिस्क को वो शेयर करते हैं। अब देखिए दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, पहले समझ में आया कि दिस इज द शेयरिंग ऑफ रिस्क। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कोऑपरेटिव डिवाइस, इट इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस। नाउ come to third characteristics, third nature of insurance is large number of insured person। ठीक है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंस्यूर्ड पर्सन होते हैं, वो कौन हो सकते हैं भाई। अब देखिए, अब हमने जैसे ट्रेन का एग्जांपल दिया, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे का एग्जांपल दिया, देन वेयर देयर आर lakhs of people are involved, they are sharing the risk। So what does it mean, the success of insurance business depends on the large number of persons। जो insurance business, it is a kind of business also, because we have already studied under the heading द डिफिनीशन अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के टेक्निकल डिफिनीशन क्या है, तो उसमें एक तरीके के ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। पहले तो हमने सोशल डिवाइस समझा कि भाई एक तरीके से सोशल डिवाइस है, फिर उसके बाद जनरल डिफिनीशन पढ़ा, फिर अभी जो है हम इसको कॉन्ट्रेक्चुअल डिफिनीशन भी हमने पढ़ा कि इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, इट इज एन एग्रीमेंट, प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जितना लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे, ऑफ कोर्स दे आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है हम उसको इंश्योरर बोलेंगे, और जो इंडिविजुअल है जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, द पर्सन, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज इंश्योर्ड, उसे हम इंश्योर्ड बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्संस आर इन्वॉल्व, दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, डिपेंड्स ऑन द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इंश्योर्ड अगेंस्ट सिमिलर रिस्क। अब देखिए सबको जो सिमिलर रिस्क फैक्टर पे इन्वॉल्व कर दिया गया। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी, जो पेरिल है, जो रिस्क फैक्टर है, दैट इज एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट होता है इसका मतलब कि सबका एक कॉमन फैक्टर है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया गया कि इफ एनी एक्सीडेंट ऑकर देन यू विल गेट 10 लाख रुपीज एज इंश्योरेंस कवर। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ऑल द पर्सन आर इंश्योर्ड अगेंस्ट द सिमिलर रिस्क और द सेम रिस्क। नंबर वन, this will enable the insurer to spread the losses of risk among large number of persons। अगर सिमिलर रिस्क है या सेम रिस्क है और सभी को जो है सेम रिस्क कवर से अगर हम कवर कर रहे हैं, so what does it mean, we will get the more number of persons who are getting into इंश्योरेंस और हु आर एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एंड देयरफॉर दे आर पेइंग सर्टेन सम ऑफ प्रीमियम। बहुत ही स्मॉल प्रीमियम होता है और जितना ज्यादा लोग होंगे उतना कम प्रीमियम होगा। सो इट इज द similar risk or the same risk, this will enable the insurance to spread the losses। now he is distributing the losses among large number of people, बहुत जो large number of people हैं उनके बीच वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, among the large number of persons, thus keeping the premium rate at the minimum। जो प्रीमियम रेट है उसको बहुत ही कम रखा जाता है क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर पीपल जो है अगर कम हो जाते हैं तो प्रीमियम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं
अब हम आते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। रिस्क का इवेल्युएशन, उसको हम इवेल्युएट तो करें पहले। सो फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम, द वॉल्यूम ऑफ रिस्क इज इवेल्युएटेड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, आप सबसे पहले आप ये पूछोगे कि भैया मुझसे आप 49 पैसा ले रहे हो तो आप मुझे दोगे क्या। So now the risk is evaluated. Now the risk is evaluated. पूरे के पूरे रिस्क को हम इवेल्युएट करके IRCTC ये बताती है कि आई विल पे यू 10 लाख रुपीज। तभी आप एग्री करते हो कि नाउ आई विल पे 49 पैसा। या फिर आपको जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC, जिसका एक्ट 1956 में आया था, वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 साल तक अगर हमें 2000 रुपये देते, 3000 रुपये देते, जैसा भी प्रीमियम हो, देन वी विल पे 20 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज एज ऑन मेच्योरिटी। जब मेच्योरिटी होगी तो हम आपको इतना पैसा देंगे। सो व्हाट डज इट मीन? दैट इज द बेसिक फैक्टर, दैट इज द बेस ऑन विच यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आपके दिमाग में क्या है कि मुझे 20 साल के बाद 20 लाख रुपए मिलेगा, मुझे 20 साल के बाद 10 लाख रुपए मिलेगा, दैट इज वाई यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट इवेल्युएट द रिस्क। पहले काम क्या है इंश्योरेंस कंपनीज का, या इंश्योरर, जिसे हम इंश्योरेंस टेक्निकल टर्म में हम उसको इंश्योरर बोलते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क इज टू इवेल्युएट द रिस्क। भाई क्या रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है? अगर रिस्क है तभी लोग इसमें आएंगे, रिस्क नहीं है तो लोग इसमें नहीं आएंगे। और अगर कॉमन रिस्क होगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल विल गेट इनटू इट, अदरवाइज नोबडी विल एंटर इनटू इट। तो अब क्या है कि विच फॉर्म द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वही जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है। अगर आपको एक मेच्योरिटी अमाउंट नहीं बताई जाए तो शायद आप उसमें इंश्योरेंस ही ना लो, कि भाई हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाइक की इंश्योरेंस की बात करें और वहां पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जब, तो आप क्या करते हो कि भाई अगर आपने कंप्लीट इंश्योरेंस कवर लिया तो हो सकता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगे, लेकिन जब हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या स्मॉल फैक्टर जब लेते हैं तो उसमें पैसे बहुत कम लगता है। तो जनरली इट एक्सपायर्स ऑन 1 ईयर। अब तो शायद 5 ईयर्स का इंश्योरेंस हो गया कि एक बार आप पैसा जमा करो और 5 ईयर्स का जो है आपको इंश्योरेंस हो सकता है। लेकिन अगर इसको कंप्लीटली ऑप्शनल कर दिया जाए कि नो, इधर यू मे टेक द बाइक इंश्योरेंस और नॉट, ठीक, अगर ये ऑप्शनल हो जाता है तो शायद 1 और 2% लोग ही इंश्योरेंस कराएं और बाकी 98% लोग जो है इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? बिकॉज देयर इज नो मेच्योरिटी अमाउंट। आपको मेच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, केवल इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर एक्सीडेंट होती है तो देन यू विल गेट द अमाउंट, अगर एक्सीडेंट नहीं होता है देन यू विल गेट नथिंग। आपको जो है कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इनटू जनरल इंश्योरेंस, दैट इज बाइक इंश्योरेंस, दैट इज ड्यू टू कंपल्सन, ड्यू टू लॉ, ड्यू टू मोटर व्हीकल एक्ट 1986। मोटर व्हीकल एक्ट 1986 के कंपल्सन की वजह से आप जो है इस इंश्योरेंस में एंटर करते हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग इनटू एंटर इनटू दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द रीजन इज यू विल गेट नथिंग ऑन द मेच्योरिटी। अब 5 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको फिर से पैसे देने हैं इंश्योरेंस कराने के लिए। सो व्हाट डज इट मीन? द इंश्योरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स दी मेच्योरिटी। आपको जो मेच्योरिटी, जो प्रीमियम पे करने के बाद आपको जो मेच्योरिटी मिलती है, आप उसको देख करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। लेकिन जैसे जनरल इंश्योरेंस की बात आती है बाइक को लेकर के, मोटर व्हीकल को लेकर के, तो यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड, बट इट इज द बर्डन बाय द लॉ। लॉ आपको बर्डन डालता है कि नाउ यू शैल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, अदरवाइज आपकी बाइक जो सीज हो जाएगी या RTO आपको पकड़ लेगा। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो हियर इट इज अ इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। रिस्क को इवेल्युएट करके कंपनीज आपको बताती हैं कि आपको मेच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा। कोई ऐसा है जिसको ये बात ना समझ आई हो? साध्वी बताइए। सर आ गई। आगे समझ में, वेरी गुड। कोई जहीर, उलवियान? सर मैच्योरिटी मतलब? मेच्योरिटी का मतलब ये हो गया कि जो एक टाइम लिमिट है, जैसे कि आपको बोला गया कि 5 इयर्स तक आपने अभी बाइक का इंश्योरेंस कराया और 5 इयर्स होने के बाद आपका ये इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा, दैट 5 इयर्स इज कॉल्ड मेच्योरिटी पीरियड। या फिर 20 साल के बाद आपको जो है जब लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो 20 साल के बाद आपको जब मेच्योर हो जाएगा, मतलब वो एक
घड़ा है, सपोज करिए कि ये घड़ा है, आपने बूंद बूंद उसमें जो है पैसा डालते रहे और डालते डालते वो पूरा का पूरा घड़ा भर गया, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी। आपका गुल्लक पूरा भर गया और अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द रिटर्न, आपको रिटर्न अमाउंट मिलता है, दैट इज 20 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो डिसाइड होगा। ठीक है, सर तो पहले क्लास में आपने बताया था कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है वो लौटता है, हमने पूछा था। हाँ हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में ही लौटता है। अच्छा, ये अब तो बाइक इंश्योरेंस में भी आप बता रहे हैं कि नहीं नहीं, बाइक मैच्योरिटी इंश्योरेंस में में। नहीं होता। बाइक, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 5 साल के बाद आपको फिर से पैसा जमा करना है, क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं मिलता है आपको। मैं यही बात कह रहा हूँ, दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि बाइक में क्या है कि आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला अनलेस अनटिल देयर इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा देन ओनली देयर विल बी रिस्क कवर, इफ देयर इज नो एक्सीडेंट देन देयर इज नो रिटर्न एट ऑल, उसमें कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ यू विल बी गिवन अ चॉइस ईदर टू टेक द इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और नॉट, देन यू विल स्केप फ्रॉम टेकिंग द बाइक इंश्योरेंस। आप जब बाइक का इंश्योरेंस कराने से आप स्केप कर जाओगे, दूर हो जाओगे कि भाई इसमें तो हमें कुछ मिलने ही वाला नहीं है, हम क्यों इंश्योरेंस कराएं। बट इट इज आउट ऑफ कंपल्सन, इट इज मैंडेटरी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1996। बात आई समझ में? जी सर। ठीक है। नाउ इवेल्युएशन। जी सर। ठीक है। नाउ इवेल्युएशन ऑफ रिस्क तो हम समझ गए। अमाउंट ऑफ पेमेंट, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट। भाई कितना अमाउंट पे किया जाए। द अमाउंट ऑफ पेमेंट इज इंडेमनिटी इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लॉसेस ऑकर्ड। अब देखिए कितना अमाउंट दिया जाए, तो इंडेमनिटी इट डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ पेमेंट इन इंडेमनिटी इंश्योरेंस। बेसिकली इंश्योरेंस इज ए इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी तो आपने पढ़ा होगा ना, कंपनसेशन जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे इसके और भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को, तो हम वहाँ पे समझाएंगे क्या है इंडेमनिटी इंश्योरेंस। फिलहाल आप इतना जानो कि इट इज अ काइंड ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस में होता क्या है कि सॉरी, अमाउंट ऑफ पेमेंट में होता क्या है, द अमाउंट ऑफ पेमेंट इन द इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लॉसेस ऑकर्ड। भाई जो लॉस का जो नेचर है उस पे अमाउंट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लाइफ को ले लिया जाए तो रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो पूरा परिवार बिखर जाता है। इन दैट सिचुएशन इंश्योरेंस जो है बहुत हेल्प करेगा। तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ जो है रिस्क ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रीमियम भी फिर ज़्यादा हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा। So the amount of payment in the insurance depends on the nature of losses occurred। जो लॉस होगा उसके नेचर पे अमाउंट डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ सम इंश्योर्ड, कितना मैक्सिमम सम को इंश्योर्ड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन लाइफ इंश्योरेंस a fixed amount is paid on the happening of some uncertain event or on the maturity of the policy। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है कि ऑन द मेच्योरिटी यू विल रिसीव 20 लाख रुपीज एज रिटर्न, या फिर अनटुवर्ड्स हैपनिंग अगर होती है, कोई अनसर्टेन इवेंट होती है, फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ दैट पर्सन, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है देन हिज फैमिली, हिज हेयर्स विल रिसीव द सर्टेन अमाउंट एज फिक्स्ड। वो अमाउंट जब पहले से फिक्स होता है कि भाई डेथ होती है तो इतने लाख रुपए मिलेंगे और मेच्योरिटी अगर होती है तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, वो एक बिल्कुल फिक्स है। और जो सम ऑफ अमाउंट जो पे करने वाली बात है वो भी फिक्स है कि आपको 3000 रुपीज पर मंथ पे करना है। सो दैट इज फिक्स्ड। और ये जो फिक्सेशन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व, दैट डिपेंड्स ऑन द लॉसेस इन्वॉल्व एंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई ऐसा इंसान है जो कहता है कि नहीं मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस 2 करोड़ रुपए का कराऊंगा, तो उसको भाई 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसी हिसाब से उसका प्रीमियम होगा, प्रीमियम भी हाई होगा। और एक गरीब इंसान है जो कहता है कि नहीं मैं 5 लाख रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं ले सकता क्योंकि मुझे 100 से 200 रुपए ही महीने का मैं बचा के दे सकता हूँ, तो वो 100-200 रुपए प्रीमियम देता है और उसको जो 2-4 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस कवर उसको मिलता है ऑन द डेथ। सो इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंश्योर्ड, it depends on the premium involved, it depends on the time factor, it depends on the risk involved। जो रिस्क इन्वॉल्व है उस पे भी जो है वो प्रीमियम डिपेंड करता है। बात आई समझ में कि कितना जो है अमाउंट होगा। कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ आई हो?
So payment of the next characteristics is the payment of happening of स्पेसिफाइड इवेंट। अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पेमेंट दिया जाता है। ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू मेक पेमेंट टू द इंश्योर्ड। अब देखिए यहीं पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो एस्केप रूट खोजती हैं, पूरा पैनल ऑफ एडवोकेट्स रखती हैं कि टू एस्केप फ्रॉम गिविंग द अमाउंट। वो अपने आप को एस्केप करती हैं कि वाई टू गिव अमाउंट रेदर देन टू एस्केप फ्रॉम इट। वो उससे एस्केप होना चाहती हैं, एंड दे हैव अ पैनल ऑफ एडवोकेट्स, 10-20 एडवोकेट्स का उनका पैनल होता है, और वो खोजते हैं कोई ना कोई लूप होल्स मिले जिससे हमें पैसा ना देना पड़े। सो लेकिन द लॉ इज सेइंग, द लॉ इज द पेमेंट ऑफ द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट यू हैव टू पे। ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू मेक द पेमेंट टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड को उनको पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट इज सर्टेन इन द लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस में है उसमें तो भाई सर्टेन है, बट इन केस ऑफ फायर, मरीन, ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इट इज नॉट नेसेसरी। कैसे? देखिए लाइफ इंश्योरेंस में हैपनिंग ऑफ इवेंट सर्टेन है। वो कैसे सर्टेन है कि भाई डेथ होगी तब भी आपको देना है, और डेथ नहीं भी होगी तब भी आपको देना है ऑन दी मेच्योरिटी। जब मेच्योरिटी होगी तब आपको देना है, और डेथ हो जाती पहले तो पहले ही पूरा दे देना है। सो तो द स्पेसिफाइड इवेंट इज सर्टेन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज द मेच्योरिटी इज सर्टेन। डेथ नहीं होगी तो देन अल्टीमेटली द मेच्योरिटी इज सर्टेन एंड देयरफॉर you have to pay back, you have to return the amount, you have to give the maturity amount। आपको mature amount जो है with interest आपको देना पड़ेगा। but it is not so in case of fire insurance, in case of marine insurance, in case of general insurance। general insurance के केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे बाइक का आपने इंश्योरेंस कराया, कोई जरूरी नहीं कि भाई 5 साल के भीतर बाइक का एक्सीडेंट ही हो सकता है वो बाइक जो है 15 साल तक कोई एक्सीडेंट ही ना हो, और आपने 3 बार इंश्योरेंस करा लिया 5-5 साल का, और आपका सारा पैसा डूब गया और आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो what does it mean? It is not necessary, it is not mandatory in case of general insurance, and it is mandatory in case of life insurance. In such cases the insurer is not liable for the payment of indemnity। so insurance is not liable for the payment of इंडेमनिटी। किस केस में? जनरल इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज नॉट लायबल टू पे द इंडेमनिटी अमाउंट, बिकॉज मेच्योरिटी होने के बाद अगर कुछ होता है तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। रिस्क का जो है इसमें ट्रांसफर किया जाता है। सो इंश्योरेंस इज अ प्लान इन विच द इंश्योर्ड ट्रांसफर्स हिज रिस्क ऑन द इंश्योरर। भाई मैंने इंश्योरेंस ले लिया, फायर इंश्योरेंस ले लिया, और आग लगती है मेरे घर में, बट दैट रिस्क इज नाउ ट्रांसफर टू द इंश्योरर। that risk is now transferred to the इंश्योरर, यानी कंपनी को जो है वो रिस्क जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आग लगेगी, नाउ यू हैव टू पे द अमाउंट। सो व्हाट डज इट मीन? द रिस्क फैक्टर इज नाउ ट्रांसफर्ड टू द कंपनी। दिस मे बी द रीजन दैट में एरसन ऑब्जर्व्स, एरसन इज अ author, he says that insurance is a device to transfer some economic losses would have been borne by the insured themselves, would have been borne, जो है वो उसको borne करते हैं या उसको burden को जो है अपने ऊपर लेते हैं in case of insurance themselves। वो करते क्या हैं कि जो भी लॉसेस होता है, दैट लॉसेस इज नाउ ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड दे विल बियर द बर्डन, दे विल बियर द बर्डन। बात है समझ में कि हियर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द स्पीडिंग ऑफ रिस्क। रिस्क को जो है स्पीड किया जाता है। इंश्योरेंस इज अ प्लान इन विच स्पीड द रिस्क and the losses of few people among the large number of people। इस रिस्क को जो है क्या किया जाता है? स्प्रेड किया जाता है, मतलब इसको
फैलाया जाता है कि भाई 10 लोगों का एक्सीडेंट होता है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल से 10 लाख पर्सन्स, जो 10 लाख नंबर ऑफ पीपल हैं उनके ऊपर ये पूरा का पूरा लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या स्प्रेड कर दिया जाता है। इंश्योरेंस इज अ प्लान बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट्स देमसेल्फ एंड ट्रांसफर्स टू द शोल्डर्स ऑफ ऑल रिस्क अटैच टू इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल पे जो रिस्क अटैच्ड है, इट इज नाउ ट्रांसफर टू ऑल द पर्सन हु आर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं सबके ऊपर रिस्क जो है थोड़ा 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 करके इन्वॉल्व डाल दिया जाता है। सबके शोल्डर्स पे वो सारे का सारा रिस्क जो है डाल दिया जाता है। जैसे इन केस ऑफ IRCTC, Indian Railway, only you are paying just ₹49 पैसा, 0.49 rupees। आप इतना पैसा पे कर रहे हो and in return the individual will get 10 lakh rupees। The reason is the risk is spread among all the person who are taking the इंश्योरेंस। जितने भी लोग हैं, जो जिन लोगों ने भी इंश्योरेंस लिया है, सबके ऊपर उस रिस्क को डाल दिया गया है। Now next characteristic is the protection against risk. Risk against protection. So insurance provides protection against the risk involved in the life, materials and property. It is devised to avoid or reduce the risk. एक तरीके से ये रिस्क को रिड्यूस करता है। भाई फायर हो गया, ठीक है, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हमें हो सकता है 10 से 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। नाउ इट इज रिड्यूसिंग द रिस्क, इट इज reducing the risk, or you can say it is a protection against the risk, it is a protection against the risk. Next characteristic, the protection against the risk. Next characteristic is the insurance is not a charity. इंश्योरेंस जो है एक चैरिटी नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि इंश्योरेंस एक जो है चैरिटी नहीं है। ये कोई चंदा का काम नहीं कि भाई चंदा करके उसको कर दिया गया। रैदर जो है इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें इन्वॉल्व हैं। चैरिटी पेज विदाउट कंसिडरेशन। चैरिटी जो होती है, भाई कोई आपके घर चंदा मांगने आया कि भाई कल जन्माष्टमी है और हमें प्रोग्राम करना है और उसके लिए हमें चंदा दे दो, उन्होंने उठा करके चंदा दे दिया, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस देयर इज कंसिडरेशन, इसमें जो है कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट सम ऑफ अमाउंट विल बी पेड टू मी, कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है मुझे मिलेगा, दैट इज कंसिडरेशन। और जो कंपनी, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, द प्रीमियम। प्रीमियम इज पेड टू द पेड बाय द इंश्योर्ड एंड दैट इज द कंसिडरेशन फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। एंड जो फ्यूचर जो पेमेंट होगा, जो फ्यूचर अमाउंट होगा, दैट इज द कंसिडरेशन फॉर द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के लिए वो कंसिडरेशन, मतलब इंडिविजुअल के लिए जो फ्यूचर अमाउंट है, जो मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलने हैं 20 लाख रुपए, दैट इज कंसिडरेशन फॉर द इंश्योर्ड, द इंडिविजुअल। और जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, उसके लिए जो कंसिडरेशन, दैट इज प्रीमियम। प्रीमियम उसके लिए कंसिडरेशन है। बात है समझ में? सो इट इज नॉट द चैरिटी, रादर देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व। इसमें जो है कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। बात है समझ में नौशाद? यस सर। एक बात और आप लोग जान ले, इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग। ये कोई गैम्बलिंग, कोई गेम नहीं है, कोई जुआ नहीं है। इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग। अदरवाइज जैसे ये गैम्बलिंग होता है एज पर सेक्शन 26 या 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताया गया है ना कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइड। पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन सा सेक्शन है? 27 है या 28 है? ध्यान नहीं आ रहा मुझे। सर 25। नहीं, 25 तो आपका कंसिडरेशन की बात करता है। किसी को याद है कौन सा इंश्योरेंस बाय वे, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइट या एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइट? पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आ रहा है? 30 है। 30 है? 30 है सर, 30। ओके ओके फाइन। सो ये सेक्शन जो
है 30 है, जिसमें ये बताया कि गैम्बलिंग इज वाइड। गैम्बलिंग जो है कोई मतलब वो लीगल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट दी हॉर्स रेस और वो सारी चीजें कुछ उसमें एक्सेप्शन भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह दिया गया कि इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग, एकदम क्लियर कट है कि इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग इज इलीगल। पहली बात आप लोग जान लो कि गैम्बलिंग इज इलीगल विच गिव्स गेन टू वन पार्टी एंड लॉस टू अदर। देखिए अब उसमें क्या है कि एक आदमी को गेन होता है, दूसरे आदमी को लॉस होता है, दैट इज इलीगल। लेकिन जहां पे विन विन पोजीशन हो, इंश्योरेंस में क्या है कि इंश्योरेंस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी अगेंस्ट द लॉसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विन विन पोजीशन है। विन विन पोजीशन कैसे है कि भाई इंश्योरेंस जो कंपनी उसकी भी विन है, बिकॉज ही इज गेटिंग प्रीमियम, ही इज गेटिंग प्रीमियम फ्रॉम एवरीबॉडी। दूसरा जो बंदा है जिसको मेच्योरिटी पे सम अमाउंट मिल रहा है, तो वो भी विन की पोजीशन में है। भाई मेच्योरिटी होने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद उसको भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सो बोथ द पार्टीज आर एट विन विन पोजीशन एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ गेम, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। बट इन केस ऑफ गैम्बलिंग वन पार्टी इज एट विन एंड अदर पार्टी इज एट लॉस एंड देयरफॉर इट इज इनवैलिड, दैट इज illegal contract, sorry, that is illegal agreement. So moreover, insurable interest is present in insurance contracts, it has the element of investment also. अब देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे कि ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। थोड़ा सा आप लोग ये जान जाओ कि जो इंटरेस्ट है मतलब जो अनफोर्सिन इवेंट है वही इंटरेस्ट है। जो अनफोर्सिन जैसे डेथ है, फायर है, बाढ़ आ जाना है, शिप का सिंक कर जाना है, दैट इज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसी इंटरेस्ट उसी में जो है दोनों पार्टी का इंटरेस्ट है। भाई जो कंपनी उसका भी इंटरेस्ट है, भाई जब तक शिप डूबेगा नहीं तब तक हम पैसा नहीं देंगे। दूसरी पार्टी का ये इंटरेस्ट है कि भाई शिप डूब जाएगा तो हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो एंड देयरफॉर द पीपल आर इन्वेस्टिंग इट, इसलिए जो है पीपल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स 5-6 हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वरना क्लास और लंबी हो जाएगी। इतनी बात सबको अगर समझ ओके, आ गई है तो बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके, यू ऑल में लीव नाउ। अस्सलाम वालेकुम।